अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ BLI 223 का सेकेंड लेक्चर। ऑलरेडी हमने BLI 221 222 का ऑलरेडी तीन लेक्चर डाल चुका हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चन विद आंसर जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी क्या होता है, और डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओंटोलॉजी। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। सो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। जून अभी जो नेक्स्ट इस मंथ से अब आज फर्स्ट हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ के बाद सब आप लोग का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ओंटोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। लाइक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर एजेंट्स टू कम्युनिकेशन। एक इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है कम्युनिकेशन का, एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, स्पेशली इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम मल्टी एजेंट सिस्टम। द नीड टू टॉक टू ईच अदर, शेयर टास्क हो गया, या एक्सचेंज रिजल्ट। Ontologies are used to establish effective communication between different agents। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी एक ओंटोलॉजी जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेन बॉडी की बात करें, आप एक बार इंट्रोडक्शन आप 2-4-6 लाइनों का जो भी आपको सूटेबल लगे, जितना भी लाइन मतलब अगर वो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 लाइन आपका इंट्रोडक्शन तो जाना ही चाहिए। फिर मेन बॉडी में ओंटोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से मतलब ये लिया गया है, जहाँ पे इनटू बीइंग एंड लॉजी मीन्स टू रिटन और या फिर स्पोकन या डिस्कस्ड हो गया। इट इज़ पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल ब्रांच का पार्ट होता है फिजियोलॉजिकल। ओंटोलॉजी स्टडीज एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। The relationship is derived due to grouping the entities based on formal grouping। वो formal grouping पे based होता है। These groups are formed due to likeness और similarities। likeness हो गया या similarities हो गया of characteristic, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का। ओंटोलॉजी इज़ ऑल्सो स्टडीड इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंस में भी आपको ओंटोलॉजी देखने को मिल जाएगा। इन कंप्यूटर साइंस ओंटोलॉजी इज़ द फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट को फॉर्मली रिप्रेजेंट जहाँ किया जाता है वहाँ पे आपको ओंटोलॉजी देखने को मिलता है, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो। और अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक डोमेन में एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है वो उसको भी हम ओंटोलॉजी में कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिजम्स एंड आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, लाइक प्लांट्स हो गया या एनिमेलिया हो गया। ये 2 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं, तो ये भी एक तरह से ओंटोलॉजी होता है। One of the important parts of ontology is definition of classes and their properties। इसके क्लास या प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्लास रिप्रेजेंटेशन हो गया या ग्रुप हो गया, ये सब इसी में कवर होते हैं। ओंटोलॉजी इज़ यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द वेब डोमेन। यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन का यहाँ पे इस्तेमाल होता है वेब डोमेन के लिए। टेक्सोनॉमी हो गया, इज़ ऑल्सो नोन एज टेक्सोनॉमी। अब टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे जेनरिक ओंटोलॉजी हो गया, जिसमें जेनरिक ओंटोलॉजी कवर लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज डोमेन। तो ये जेनरिक ओंटोलॉजी जो होती है ये लार्ज स्पेक्ट्रम को कवर करती है, नॉलेज डोमेन को। दे डिफाइन कॉन्सेप्ट एट वेरी ब्रॉड लेवल। ये ब्रॉड लेवल के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। जेनरिक ओंटोलॉजी रिप्रेजेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड देयर रिलेशनशिप। वो एक मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है और वो 2 चीज़ों का रिलेशनशिप भी यहाँ पे बताता है। These ontology are easy to revise। Generic ontology represent class of libraries हो गया which can be used with different problems हो गया, domains and environment। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोर ओंटोलॉजी आता है। कोर ओंटोलॉजी में with regard to ontological context there are 2 schools of thoughts। One domain claim that content depends highly on the context, and hence any ontology prepared can work and only work with the same
कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट। मतलब कि यहाँ पे जैसे स्कूल सजेस्टेड दैट देयर आर ओंटोलॉजी विच फॉलोज मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है वोकैबुलरी का, तो एक तरह से भी ओंटोलॉजी का पार्ट हो गया। द कोर ओंटोलॉजी हैज़ बीन यूज टू रीच एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पे पहुँचने के लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऑन द टाइप्स एंड द एंटिटी नीडेड इन अ कम्युनिटी एंड अ प्रैक्टिस। ठीक है, फिर आता है डोमिनेंट स्पेसिफिक ओंटोलॉजी। Ontology are developed keeping specific objective in mind, like यहाँ पे डिफाइनिंग वेरियस जो कंपोनेंट हो गया, डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हो गया एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल ओंटोलॉजी ऑफ ओरिजिनेशनल चार्ट कैन बी कंसिडर्ड एज डोमिनेंट स्पेसिफिक ओंटोलॉजी, इसको हम डोमिनेंट स्पेसिफिक ओंटोलॉजी बोलते हैं। अब टास्क ओरिएंटेड ओंटोलॉजी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है। In a more complex system, the operational are broken into different level में उसको ब्रोक किया जाता है, लाइक टॉप लेवल हो गया, मिडल लेवल एंड इनर लेवल, इनर मोस्ट लेवल हो गया। ईच लेवल may have its own objective and defined by the system analysis। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक मतलब डोमेन रखते हैं। तो टास्क ओंटोलॉजी ओरिएंटेड ओंटोलॉजी में क्या होता है, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क आप एक मतलब काइंड ऑफ स्कीमा प्रिपेयर कर देते हो, या फिर एक टाइप ऑफ मतलब सेट ऑफ रूल आप प्रिपेयर कर देते हो। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। ओंटोलॉजी द फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ बीइंग इन जनरल और ऑफ व्हाट अप्लाइड नेचुरली, मतलब कि जनरल जो भी है और मतलब क्या नेचुरली हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेचुरली टू एवरीथिंग दैट इज़ रियल, जो रियल है। ओंटोलॉजी इज़ ऑल्सो स्टडी इन कंप्यूटर साइंस, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था इन्फॉर्मेशन साइंस में। तो ये सब आप यहाँ पे कंक्लूजन में ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप ओंटोलॉजी वाला जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, 250 वर्ड के क्वेश्चन होंगे, मतलब आंसर आपको लिखने होंगे। लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉस्पिटैलिटी इन एरे, हॉस्पिटैलिटी ऑफ एरे से आप क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन करना है हाउ इट इज़ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासीफाई कैसे होता है ये। हॉस्पिटैलिटी इज़ द मोस्ट एसेंशियल रेदर वाइटल इक्वालिटी ऑफ एनी नोटेशनल सिस्टम, एक मतलब बहुत ही वाइटल एसेंशियल एंड वाइटल एक मतलब इक्वालिटी है एनी नोटेशनल सिस्टम का। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन टू कम्युनिकेट, ये कैपेसिटी है नोटेशन का ताकि जिससे कम्युनिकेट होता है न्यू ऑब्जेक्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, मतलब कि न्यू चीज़ को हम लोग मतलब करें बट जो पहले से एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम को हम डिस्टर्ब ना करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लाइब्रेरी में कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो पुरानी से चलती आ रही है तो उसको आप ना डिस्टर्ब करें, आप नया कोई मतलब जैसे कोई अलग सी बुक या मतलब आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक नया रैक बना लें, एज़ कम्पेयर टू सारे जो आपने पहले से आपकी लगी हुई है उनको पूरा मतलब हटाएँ इससे अच्छा। Non-technically, it is also known as flexibility and resilience. Flexibility या resilience भी बोल सकते हैं of classification इसका। It is essential as knowledge is stimulously growing एक्सपोनेंटली इन मल्टी डायरेक्शन। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज जो है मतलब बहुत सारा ग्रो हो रहा है, नया नया नॉलेज आ रहा है, नया नया मतलब स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो हर किसी का एक अलग डायरेक्शन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हॉस्पिटैलिटी कैन बी एट टू लेवल, जैसे हॉस्पिटैलिटी बाय क्लासिफिकेशन, लाइक ऑलमोस्ट ऑल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकमेंड दैट द क्लासिफायर्स जो है शुड नॉट टिंकलर विद द शेड्यूल्स, दे शुड नॉट मेक लोकल नंबर्स इन केस अ नंबर फॉर अ न्यू सब्जेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब कि एक नया चीज़ नहीं बनाएंगे जब तक वो चीज़ें अवेलेबल ना हो इन द क्लासिफिकेशन। यूजुअली इन सच सिचुएशन इट इज़ एडवाइज दैट अ क्लासीफायर शुड वेट फॉर द न्यू एडिशन, तो क्लासीफायर को मतलब एडवाइस किया जाता है कि आप वेट कर लें ताकि नया एडिशन एक बार आ जाए उसके रिगार्डिंग, एंड
temporarily many may place the new subject with its broader class. Ranganathan has made provision for the classifiers to synthesize a class number for a topic not explicitly listed in the schedules. हॉस्पिटैलिटी बाय क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आता है एवरी सिस्टम डिज़ाइन इन is aware of making provision to प्रॉपरली एकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट। मतलब हर जो भी डिज़ाइन बनाया गया होता है उसमें एक प्रोविज़न होता है कि प्रॉपरली एकोमोडेट कर सके जो भी न्यू सब्जेक्ट आता है एट लेटर स्टेज हो गया या देयर फॉर इट इन एवरी सिस्टम सम जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल जो प्रोविज़न होता है आर मेड टू एकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट ताकि न्यू सब्जेक्ट को उसमें ऐड किया जा सके। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से जैसे अकॉर्डिंगली टू मेजर क्वालिटीज़ हैव बीन कैटेगराइज आर इट्स यूज़र फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया। रिप्रेजेंटेटिवली हॉस्पिटैलिटी इज़ द कॉन्सेप्टियलिटी टू गिवन प्लेस टू न्यू सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट को मतलब एक प्लेस देना। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डिफाइन नॉन हायरार्किकल रिलेशनशिप, हाउ आर दीज रिप्रेजेंटेड इन अ थेसरस। नॉन हायरार्किकल जो रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है थेसरस में। अब हायरार्की मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आते हैं, फिर उसके बाद उनके लीडर आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उनके मैनेजर आते हैं, फिर उसके बाद एक मैनेजर के बाद फिर आपका मतलब ओनर आता है। तो इस तरीके से एक हायरार्की मेंटेन होती है, बट यहाँ पे नॉन हायरार्की की बात की गई है। तो बेसिक थेसरल रिलेशनशिप की बात करें तो बेसिक थेसरल रिलेशनशिप और द सिमेंटिक रिलेशनशिप इन अ थेसरस रेफर्स टू टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप। एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, एक नॉन हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। ये आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं। नॉन हायरार्किकल रिलेशनशिप में क्या होता है, बिटवीन टर्म्स अदर देन हायरार्किकल इज कॉल्ड नॉन हायरार्किकल। मतलब हायरार्किकल से जो हटके जो अलग होता है वो सब नॉन हायरार्किकल में यहाँ पे फॉल करता है। विच में फर्दर बी ग्रुप्ड एज इक्विवेलेंस हो गया रिलेशनशिप या एसोसिएटिव रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप की बात करें टू रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेफर्ड एंड नॉन प्रेफर्ड टर्म्ड इन विच ईच टर्म्स इज रिगार्डेड एज रेफरिंग, ठीक है। उसके बाद आता है 4 बेसिक टाइप ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप के भी 4 बेसिक टाइप यहाँ पे आ जाते हैं। पहले आता है सिनोनिमस, फिर आता है लेक्सिकल वेरिएंट एंड नियर सिनोनिमस जेनेरिक प्रोपोजिटी। तो एसोसिएटिव रिलेशनशिप की बात करें, दिस रिलेशनशिप कवर एसोसिएशन बिटवीन टर्म्स दैट आर नीदर इक्विवेलेंट नॉर हायरार्किकल। मतलब वो टर्म जो ना तो हायरार्किकल है और ना ही इक्विवेलेंट है, तो उसको हम यहाँ पे एसोसिएटिव रिलेशनशिप में यहाँ पे फॉल कर सकते हैं। येट द टर्म आर सिमेंटिकली और कंसेप्चुअली एसोसिएटेड विद सच एज कॉन्टेक्स्ट दैट लिंक बिटवीन देम। उसको मतलब लिंक करने के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद हम चलते कंक्लूजन पार्ट पे। यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, द 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर डिस्प्लेड ऑन इन अ थेसरस, हायरार्किकल एंड नॉन हायरार्किकल। हायरार्किकल रिलेशनशिप इंडिकेट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, और जो हायरार्किकल इन अ हायरार्की और नॉन हायरार्किकल क्या होता है रिलेशनशिप में बी ग्रुप्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप एंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंसेस आ जाए तो आप ये कंक्लूजन पार्ट से भी लेके लिख सकते हैं। आशा करते हैं अभी तक जो मैंने क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने आपको समझाया है वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे और इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। इसी तरीके से आपको तैयार करना है। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।